अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी अपडेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत खुशियों भरा हो। हर आने वाली सुबह आपकी ज़िंदगी में नए उजाले लेकर आए और उसी उजाले के चलते हुए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहें। वही कोशिश जो आपके कल को बेहतर करेगी, वही कोशिश जो आपके लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा कर देगी और हमारे मुल्क के पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि हम सबकी इनफरादी जिम्मेदारियां और इनफरादी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम पूरा करते हैं तो कलेक्टिवली हम देखते हैं कि हम एक बड़ा ही मुहज़्ज़ब माशरे को जन्म देते हैं। जब भी हम घर से निकलते हैं तो बहुत सारे रवैये और बहुत सारे किस्से कहानियां हमारी नजरों से गुजरते हैं। बहुत सारी चीजें हमें एहसास दिलाती हैं कि हम हमारे माशरे में कहीं ना कहीं चीजों को लेकर बिगाड़ है, हमारी आने वाली नस्ल क्या सीख रही है। इसी तरह से आप रोज अगर आते हुए थोड़ा सा नोटिस करें तो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, यंग बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि बड़ी तेजी में होते हैं और बस घर से निकलते हैं तो उनको बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं होती। एक तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज से वो व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल बहुत रशी अंदाज से चला रहे होते हैं। एक तो वालिदैन को जरूर बच्चों को समझाना चाहिए कि ट्रैफिक के कुछ कवानीन हैं जिसकी पासदारी करना बेहद जरूरी है और वो तभी पॉसिबल है जब बड़े भी उन कवानीन की पासदारी करेंगे। और साथ ही साथ अगर कभी रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, किसी से आपका टकराव हो जाता है, तो मुस्कुरा के अगर आप उसे दरगुजर कर देंगे तो उससे बेहतरीन और कुछ नहीं है। आपका भी दिन अच्छा रहेगा, दूसरे का भी दिन अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोशिश करें कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजें इस तरह की अपनाएं जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करे, किसी की दिल आजारी नहीं करे। और सुबह सुबह अगर आप किसी को डांट डबकार लगाएंगे या फिर किसी के साथ आप भिड़ जाएंगे या आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाएगा तो ये आपका भी दिन खराब करेगा और दूसरे बंदे का भी दिन खराब करेगा। तो इससे कोशिश क्या करें कि एटलीस्ट पूरा दिन नहीं कर सकते तो सुबह के औकात में ये प्रैक्टिस जरूर क्या करें ताकि आसान अंदाज से हर कोई अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद के आज के मौसम की सूरत हाल क्या है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम की सूरत हाल पर बात करें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज अपनी किरणें पूरे शहर पे बिखेरेगा और साथ ही साथ गर्माइश भी आपको महसूस होगी। लेकिन अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो घर से बाहर जब भी आप निकलते हैं तो सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना तो लाजमी है, लेकिन पानी का इस्तेमाल भी करें, लेकिन गुरेज करें कि ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है और हमें आबो हवा में अब स्मोक का फैक्टर भी महसूस होने लगा, स्मोक की लहर भी शुरू हो गई है। तो उसके चलते हुए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिसको फॉलो करना बेहद जरूरी है ताकि आपकी सेहत कतई तौर पर खराब ना हो सके। दूर दराज का सफर कर रहे हैं तो अपनी व्हीकल्स के मेंटेनेंस का ख्याल जरूर रखा करें ताकि आपके सफर में किसी भी तरह से कोई दुश्वारी ना आए, कोई अड़चन ना आए और आप बहुत आसान अंदाज से अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। इसी के साथ ट्रैफिक के हवाले से भी अगर आप गैर जरूरी व्हीकल्स को रोड पर नहीं लेकर आएंगे तो हमारा माहौल साफ सुथरा रहेगा। माहौल साफ सुथरा रहेगा तो मौसम भी बेहतर होगा, बेहतर अंदाज से हमें महसूस होगी, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी अभी भी महसूस हो रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि अक्टूबर का लास्ट आ गया है लेकिन उसके बावजूद उस तरह से सर्दी का एहसास नहीं है। शाम के औकात में सर्दी का थोड़ा सा ठंडी ठंडी सी हवा चलती है तो आपको एहसास होता है कि अच्छा पूरा दिन अगर आपका हेक्टिक गुजरा है तो अब मौसम की ने जैसे करवट ली है उसकी वजह से मूड काफी साजगार हो जाता है। फिर जितनी भी सेलिब्रेशन होती हैं, जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं या कितनी भी खास आपके लम्हात होते हैं, हर कोई सोचता है कि शाम में इसकी सेलिब्रेशन करेंगे। और अगर बर्थडेज आते तो आजकल तो मौसम इतना अच्छा है कि आप बड़े मजे से अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, गैदरिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हम गैर जरूरी सवारी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिन के औकात में भी ये खूबसूरत सा मौसम हम इंजॉय कर सकते हैं। खूबसूरत से लम्हात को और भी ज्यादा खास हमारे अपने बनाते हैं, हमारे प्यारे बनाते हैं। जब भी बर्थडे होती है तो उसको और भी ज्यादा खास आपकी एक छोटी सी विश बना देती है। अगर आप किसी को विश करते हो तो उसके लिए उस दिन से खास और बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हमारे भी चिन्नौर से रिपोर्टर हैं कुमैल हैदर, उनकी आज बर्थडे है, उनको बर्थडे विश करते हैं मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कुमैल। आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियां, बहुत सारी तरक्कियां और बहुत सारी इज्जत आपको इज्जत से नवाजे और आपका आज का दिन बेहद खूबसूरत गुजरे और आने वाला हर दिन पहले से बहुत ज्यादा
बेहतरीन हो जाए। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो है, चलिए देखते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आज का दिन बड़ा खूबसूरत गुजरे और आपकी आने वाली जिंदगी बहुत ज्यादा हसीन हो। अल्लाह ताला ढेरों ढेर कामयाबियां आपके नसीब में लिखे। सालगिरह का दिन एक ऐसा होता है जिसमें इंसान को एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि पिछले साल में मैंने क्या किया, आने वाले साल में मैं क्या करने वाला हूँ। छोटे छोटे माइलस्टोन्स तो आपकी जिंदगी में होने ही चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। और जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई नया मसला सर उठाता हुआ महसूस होता है, दिखाई देता है, फिर हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ी सी अगर प्लानिंग हो जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी इंसान को थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। चीज़ों को मैनेज करके अगर हम चलेंगे तो हम बुरे वक्त में बेहतर अंदाज से डिसीजंस ले सकेंगे, बेहतर अंदाज से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें मौसम की तब्दीली की, जैसे कि पहले भी मैं बात कर रही थी कि मौसम ने करवट तो ली है। अच्छी बात यह है कि गर्मी की जो शिद्दत थी, जो शदीद गर्मी महसूस होती थी, वो गर्मी की लहर को तो एकदम से थम गई है, लेकिन अपने साथ ही मौसम की तब्दीली स्मोक को लेकर आई है। स्मोक में किस तरह से शहरी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ज़िले इंतजामिया इसमें किस तरह से मुतहर्रिक है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से शहरियों को स्मोक की लहर से बचाने के लिए, और किस तरह से शहरी इसमें अपना भरपूर ताउन अदा कर सकते हैं, क्या हमारा किरदार होना चाहिए, क्या हमारे इदारों का किरदार होना चाहिए। इसी हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हमारे मोहम्मद अली नारो और फजील अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? अली, जैसे कि स्मोक आ गया, मौसम तो बदला ही है लेकिन अपने साथ आती रहती ये तब्दीली स्मोक को लेकर आई है, तो स्मोक की शिद्दत से लोग किस तरह से बच सकते हैं? क्योंकि अब हमें सुबह के औकात में वाज़े तौर पर यह महसूस होता है, जब आप घर से निकलते हो तो आपको बड़ा ब्लरी सा विजन आपको मिलता है, तो उससे किस तरह लोग खुद को बचा सकते हैं? ये धुंध नहीं है, लोगों को ये समझना बेहद जरूरी है कि ये स्मोक है और स्मोक के खतरनाक असरात हमारी सेहत को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं। जीना, शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इंतहाई अहम मौजू है स्मॉग, और जैसे कि आपने आगाज में तमहीदन आगाज किया कि अक्टूबर का अवाखिर चल रहे हैं अक्टूबर के, लेकिन अभी तक भी मौसम में वैसी तब्दीली देखने को नहीं मिलती नजर आ रही जैसी कि अक्टूबर में मौसम हुआ करता था। और अभी तक हम देख रहे हैं कि दिन के आगाज में और दोपहर के औकात में बिलखसूस हमें गर्मी की शिद्दत और हिद्दत वैसे ही महसूस होती है जैसे अगस्त या जुलाई में होती थी। हाँ, शाम के औकात में या रात के मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो जाता है, या यूं कह लें कि हमने पंखों की जो रफ्तार है वो कम कर दी है, लेकिन पंखे अभी तक बंद नहीं हो सके। और इसमें कुदरत का तो है ही लेन देन, लेकिन जो सबसे बड़ी गफलत है वो हमारे अपने मुआशरती रवैये हैं, वो हमारे अपने रवैये हैं जो हमने माहौल को लेकर अडोप्ट नहीं किए, जो कि हमें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। और ये मसला फ़कत पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का है, क्लाइमेट चेंज है। लेकिन दूसरे ममालिक में हमें जो नजर आती है वो है संजीदगी, कि वो इस मसले को संजीदगी से डील कर रहे हैं। वो अपना इंडस्ट्रियल जोन हो, वो अपने सोसाइटी का काम हो, वो आम लोगों के रवैये हो, उनमें संजीदगी नजर आ रही है और बाकायदा वो लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर इस रफ्तार से मौसम तब्दील होता दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह से एशिया में और बिलखसूस पाकिस्तान या इंडिया में होता जा रहा है मौसम। तो ये रात का मुसलसल शिकार है और आए रोज हमें मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है कि किस कदर ये बढ़ती है, और उसके वाज़े असरात सामने आ रहे हैं स्मोक की सूरत में, जो कि माहौलियाती तब्दीली का एक बड़ा खतरे का, या यूं कह लें कि खतरे की घंटी बजाने वाली बात है कि अभी अक्टूबर है और अक्टूबर में स्मोक आना शुरू हो गई है, जो कि हमें कभी नवंबर दिसंबर के अवाखिर में जाकर देखने को मिलती थी। अब हो क्या रहा है देखें, ज़िली इंतजामिया जहां पर काम करें या मुतल्लिका इदारे, सबसे बढ़कर महकमा माहौलियात जिसकी जिम्मेदारी सबसे बढ़ जाती है, और हम पूरा साल उस महकमे को शायद याद नहीं करते वो जितना ज्यादा मुतहरिक होता है या नहीं होता है, लेकिन इन दिनों में उसका मुतहरिक होना, कार्रवाइयां करना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ में फैसलाबाद का इसलिए ये इशू बड़ा है जीनत के यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है और साथ में जो जिस भी चीज को हमने जलाना है उसके लिए एक प्रॉपर मटेरियल का तायन करना और उसको जांच परख करना और उसका बाद में चेक एंड बैलेंस रखना कि कौन सी फैक्ट्री क्या यूज कर रही है। बिलखसूस जो बॉयलर्स हैं हमारे या जो डाइनिंग्स हैं हमारी, कुछ भी है वहां पर किस चीज को जलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। इसी तरह हमारे जो भट्टे हैं जो जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चल रहे हैं, कई साल हो गए हैं दवाइयां देते हुए कि जिगजैग टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। यहां पर दोनों तरह के रवैये हमें मिलते हैं। एक तो ज़िली इंतजामिया के नाकिस
जो कारकर्दगी है, और दूसरी जानिब नाकिस रवैये हमारे हम लोगों के, कि अगर मैं एक भट्टा मालिक हूं और मैं देख रहा हूं कि अगर जिगजैग टेक्नोलॉजी से मेरे इलाके में कमोबेश मेरी वजह से पोल्यूशन नहीं फैलेगी तो मैं उसको क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहा, और वो उसके बावजूद कि उसके थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आ जाना है, वो खर्चे से बचने के लिए अपने मुतल्लिका गांव देहातों की, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगाई हुई हैं। इसी तरीके से आप वही कस देखें, फैसलाबाद में कमोबेश 16 लाख के करीब गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, और ये मैं आपको गुज़िश्ता साल के जो अदादोशुमार है वो बता रहा हूं, अभी एक साल में भी कितना इजाफा हो गया होगा। अब वो सारी गाड़ियों का फिटनेस उसका चेक करना कि फिटनेस कितने के सर्टिफिकेट हैं, कितने के नहीं है, कौन सी गाड़ियां काला धुआं छोड़ रही हैं, कौन सी गाड़ियां जो हैं वो सफेद धुआं छोड़ रही हैं, ये भी कोई हम खास चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं। और रोड पर हमें नजर आता है कि किस तरह से गाड़ियां भागती फिरी हैं, और बिलखसूस जो हमारी हैवी ट्रांसपोर्ट है, जिनमें बस शुमार होती है, जिनमें हमारे ये मिनी मजदा ट्रांसपोर्ट यूज होती है, हैवी ट्रैफिक है, वहां पर तो आपको बहुत कम ऐसी गाड़ियां मिलती हैं जो कि पूरा म्यार पर उतरती हैं, कि उनके जो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं उनकी म्याद है वो पूरी है। तो हर जगह जिस जगह भी आप नजर दोहराएं आपको नजर आता है कि जनाब हम एक मुआशरती तौर पर और एक मुआशरे के तौर पर अभी तक इसको संजीदा नहीं ले सके हैं। और अब आ जाए आप इनफरादी तौर पर, अगर मेरे पास बाइक है, मेरे पास गाड़ी है, और मैंने अपने घर से अपने चौक तक जाना है, और मुझे पता है कि मैं पैदल भी चला जाऊंगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए भी मैंने व्हीकल ही यूज करनी है, मैंने मोटरसाइकिल ही निकालनी है, मैंने गाड़ी ही निकालनी है। ज्यादा इसी चीज ने हमारे माहौल को और भी आलूदा कर दिया है कि आज के बच्चे अपने घर से निकल के कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। वो अगर अपनी गली के कोने तक या एक दूसरी गली तक जा रहे हैं तो फिजिल वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें। पहले हालांकि ये होता था कि पैदल पैदल आप अपने एरिया में सारे काम कर लेते थे, और अगर कहीं दूर दराज जाना होता था देन आप प्रेफर करते थे कि गाड़ी या मोटरसाइकिल निकाली जाए। हमने अपने माहौल को तो खराब कर लिया। जैसे ही हमने अपना माहौल खराब किया है उसका असर हमारी सबसे पहले सेहत पर होता है। जैसे कि आजकल हम देख भी रहे हैं कि नजला जुकाम खांसी बहुत आम है, और जब नजला जुकाम खांसी होता है तो सबसे पहले बच्चे इससे मुतासिर होते हैं और स्कूल से छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई, इसने हमारी तालीम को भी बहुत ज्यादा मुतासिर कर दिया है। देखें जीनत, जो आपने बात की है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अगर घर से निकलना है, थोड़ी दूर भी जाना है, तो वो प्रेफर करते हैं कि जी मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे जाया जाए। तो इससे सबसे पहले तो वो जब हम इतना ज़्यादा खुद को सोल बना लेंगे, और फिर कोई भी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आजकल हो रही हैं वो हमारा जिस्म भी उनको एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि जो मौसम चेंज होने की वजह से नज़ला ज़ुकाम ये वायरस फैल रहा है, उसकी वजह से बच्चों की ना सिर्फ सेहत बल्कि तालीम जो है वो भी मुतासर हो रही है। तो इसमें सारा जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, जैसे अली नारू ने बात की कि हमारी जो ख़ास तौर पर फैसलाबाद शहर में इंडस्ट्री है, ये उसकी वजह से हो रहा है। और आपने अपने इंट्रो में कहा कि इंतज़ामिया इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। देखें, गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री को पूरा प्लानिंग बना कर दी है कि आपने ये ऑयल इस्तेमाल करना है अपनी इंडस्ट्री में ईंधन के तौर पर, इस तरह का कपड़ा जलाना है, इस तरह का कपड़ा नहीं जलाना, ये प्लास्टिक जो है वो बॉयलर में जलाना है। लेकिन वो आप यकीन करेंगी कि सिर्फ 18 फैक्ट्रियां फैसलाबाद में हैं जो इस पर अमल दरामद कर रही हैं। अच्छा। और 30 फैक्ट्रियां, ये मैं डाइंग की बात करूं, जो 30 फैक्ट्रियां हैं वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रही हैं। तो इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारा अपना है, बिल्कुल अमल ना करने वालों का। और उससे कसूर किसका है? महकमा माहौलियात का, कि जो इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। जैसे नारू ने बात की कि पूरा साल हम उस महकमे को नहीं पूछते, उसको भूल जाते हैं, लेकिन इन दिनों में, सिर्फ इन दिनों में ही उनका काम होता है, जब आपको पता है कि स्मोक के खतरात लाहक हो रहे हैं, आप भट्टों पर जाएं, फैक्ट्रियों में जाएं, चिमनियां चेक करें उनकी जाकर, और ये जो धुआं छोड़ रहे हैं भट्टे या फिर फैक्ट्रियां। और अभी तक जो सबसे ज्यादा सामने आया वो यही आया कि धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और आलूदगी, उसकी वजह से स्मोक के असरात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो तेजी से हमें अपनी लपेट में लेकर हमारी सेहत को मुतासिर कर रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शार्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और स्मोक के बढ़ते हुए असरात और खतरात से अगर बचना है तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बेहद जरूरी है और हमारे गवर्नमेंट, हमारे इदारे और फैसलाबाद की इंतजामिया जो SOPs हमारे लिए बनाती हैं उसको अगर हम फॉलो नहीं करते तो इसमें हमारी ही जिम्मेदारी है और इसमें हमारा ही कसूर है। और अगर उसके बावजूद मौसम खराब होता है, माहौल खराब होता है और फिर उससे हमारी जिंदगियां खराब होती हैं तो हम किस कतई तौर पर अपनी इंतजामिया या गवर्नमेंट को इस चीज का ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से इकदाम नहीं किए हैं। और हम देखते हैं कि जो मौसम के स्टार्टिंग में जिस तरह से अभी तब्दील हो रहा है मौसम, जैसे हालात हम अभी देखेंगे ये वर्स्ट से वर्स्ट होते चले जाएंगे, तो इसलिए बेहद जरूरी है। और जिस तरह से फजील आप बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, भट्टों की बात कर लें, अननेसेसरी व्हीकल्स का शाहराहों पर आ जाना, SOPs तो बना दिए गए हैं और आपने इसमें यह भी निशानदेही की कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो खिलाफ वर्जी करने वालों के अगेंस्ट किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? क्या वो कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? देखें जीनत, कार्रवाई हमें तो नहीं नजर आती कहीं। जोर सिर्फ चलता है वो बट्टा मालकान के खिलाफ, वो 1-2 बट्टे सील कर दिए उसके बाद खत्म। कोई आपको ट्रांसपोर्टर देख लें, कोई बस, कोई गाड़ी बंद होती नजर नहीं आएगी इस हवाले से। और फिर ना आपको कुछ फैक्ट्रियां इस तरह से बंद होती नजर आएंगी कि सील कर दी गई है ये फैक्ट्री, ये धुआं छोड़ रही थी, वो उसमें तुक्का जलाया जा रहा था या फिर गंदा कपड़ा जलाया जा रहा था, प्लास्टिक जो है वो मेयारी नहीं था जिसकी वजह से वो माहौल को ख़राब कर रही थी। ये सिर्फ कार्रवाइयाँ दिखाने के लिए थोड़ी बहुत बट्टों पर की जाती हैं। आप रोड के ऊपर देखेंगी ये जो ख़ास तौर पर बड़ी ट्रांसपोर्ट है, जो बसें हैं, वो इतना गंदा धुआं छोड़ती हैं और उनके फिटनेस सर्टिफिकेट तो क्या, उनकी बॉडी जो है वो ही फिट नहीं होती। वो यकीन करें रोड के ऊपर जा रही है, आगे एक साइड पे जा रही है और पीछे से एक साइड पे होती, मतलब वो उसमें जो सवार लोग हैं वो उनको भी अपने जानी खतरात होते हैं। इसके बावजूद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। हमारे जो जिला इंतजामिया है ये चाहिए कि जो इस तरह से धुआं छोड़ती हैं गाड़ियां उनको बंद किया जाए, और जो वैसे भी फिट नहीं है गाड़ियां जो रोड एक्सीडेंट का बायस बन सकती हैं उनको भी बंद किया जाए। इसके अलावा जो फैक्ट्रियां, जिस भी फैक्ट्री की चिमनी से आप देखते हैं कि आलूदगी फैलाने वाला धुआं निकल रहा है, आपको फौरी तौर पर उसको सील करें। कोई वार्निंग की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वार्निंग से टाइम जो है वो ऊपर जा चुका है। इस वक्त फैसलाबाद का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। आई थिंक ये पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा शहर है जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा लाहौर के बाद, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि लाहौर इसमें, लेकिन अब फैसलाबाद में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ती जा रही है और पोल्यूटेड सिटी में इसका शुमार होने लगा है, स्मोक के असरात उसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें शहर भर में लोगों के लिए अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करना भी बेहद जरूरी है ताकि लोगों तक आगाही पहुंचाई जा सके कि किस तरह से वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। गैर जरूरी कूड़ा करकट भी जमा करके उसको जलाना नहीं चाहिए। एक तो जो कूड़ा करकट जमा करके, मैं कल भी अभी जाते हुए रास्ते में देख रही थी, एक खाली प्लॉट में 3 जगह पे मुझे ना वो बंडल से दिखाई दे रहे थे, ढेरियां दिखाई दे रही थी जिसको आग लगाया हुआ था और उसकी वजह से इतनी स्मेल उठ रही थी। और मैं सोच यही रही थी कि पूरे का पूरा जो धुआं उठेगा ये कल कितना खतरनाक होकर हमारे खुद के लंग्स को खराब करेगा, बच्चों की सेहत को मुतासिर करेगा, आने जाने वालों के लिए कितना प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ेगा। उस टाइम पे इतना मुश्किल हो रहा था और उसके जो देर पास रात हैं वो तो न जाने कितने खतरे होंगे। जीनत, ऐसा है कि बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि जो चीज़ें हो रही हैं, अब जैसे हमने आगाज़ में जिक्र किया कि यहाँ पर हर तरह से हमें डील करने की ज़रूरत है। किसी फर्द वाहद के ऊपर हम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते क्योंकि ये पूरे एक सोसाइटी का इशू है, पूरे मुल्क का इशू है, तो इसको बींगा कौम ही हमने डील करना है। ये कोई अकेला इसके ऊपर कोई कंपेन चले ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हमने देखा कि गुज़श्ता अदवार में आगाज़ से ले लें जब से इशू बना है पूरी दुनिया में और उसको सराहा भी गया, फ़कत PTI की गवर्नमेंट के अलावा किसी भी गवर्नमेंट ने इसको संजीदगी से डील नहीं किया है क्लाइमेट चेंज को, और ना ही मौसमियाती तब्दीली को अपने तरजीहात में शामिल किया है कभी। और अब भी हमें वही नजर होता दिखाई दे रहा है कि अब वो चीजें वैसी नहीं रही हैं। आप देखें फैसलाबाद को हम क्यों इतना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या क्यों कह रहे हैं कि फैसलाबाद को ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है, वो इंतजामी इदारे हों, वो लोग हों। फैसलाबाद में कमोबेश अंदाजा लगा लें कि आप 100 बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट हैं और 1000 छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और इससे हटकर 50 के लगभग भट्टियां हैं।
जो कि है ही धुएं का बायस, जो हम कह सकते हैं कि यहाँ से धुआं ही निकलना है और उसका कोई मुतबादल नहीं हो है। सकता। उसको हम क्या कर सकते हैं, भलाई ये कर सकते हैं, कोशिश ये कर सकते हैं कि वो काला धुआं जनरेट ना करें, वो सफेद धुआं हो, कम से कम हमारा माहौल आलूदा से कम आलूदा हो, ज्यादा आलूदा ना हो। जैसे आपने जिक्र किया अभी मौशर्ती के मोहल्ले में कूड़ा करकट को आग लगाई जा रही है, तो हर हम देखते हैं कि बड़े कूड़ादान के बाहर लिखा होता है कूड़ा करकट को आग लगाना जुर्म। गली मोहल्लों में नहीं, ये एक ऐसी मेन शाहरा की बात है। मिल्लत रोड पे मैं जा रही थी और वहां पे मैंने देखा है कि एक खाली प्लॉट था और इतनी ट्रैफिक जैम और इतना मसला, उसी ट्रैफिक जैम की वजह से मुझे भी एक चंद लम्हे जो वहां पे रुकना पड़ा, मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मतलब इतना ज्यादा। ये तो आप शहर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पार्क्स हैं उनमें आग लगाई जाती है, पौधों की बाकियात को आग लगाई जाती है, बाकायदा जो सरकारी मशीनरी है वो खुद आग लगाती है। आप फिर इस तरह से हम जब सोचते हैं तो चीजों को आता है कि आखिर अगर इन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करना तो आम शहरी क्या करेगा। अभी पिछले दिनों हमने रिपोर्ट की, पूरा एक हफ्ता लगातार शहर का सबसे बड़ा और जो मरकजी पार्क है, जो कि कदीम पार्क है, जो कि अपनी कदीम हैसियत रखता है, धोबी घाट ग्राउंड, वहां पर पौधों की बाकियात को बाकायदा आग लगाती जाती रही है और उस धुएं से पूरा नडवाला चौक मुतासिर हुआ, वो एरिया मुतासिर हुआ, साथ में जो धोबी घाट के रहायशी इलाके हैं वो मुतासिर हुए। लेकिन यहां पर अब हम मुर्दे इल्जाम किसी को ठहराते हैं तो वो जिम्मेदारी ले तो सही, अगर हम जिम्मेदारी नहीं महसूस करते, अब जैसे मैंने जिक्र किया कि जुर्म है आग लगाना कूड़े को, जुर्म का लफ्ज बाहसियत सोसाइटी हमारे लिए छोटा सा हो गया, हम उसको संजीदा नहीं लेते हैं। ये जुर्म क्यों है, इसके पीछे एक मुकम्मल दास्तान है कि ये कहां पर डाइजेस्ट होना है, कहां पर ये चीजें जा रही हैं, कहां पर अब्जॉर्व होना है। आप धुआं जा रहा है, कोई भी चीज हो रही है माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है, तो उसका नेमुल बदल या उसका इख्तिताम कहां पर होगा। जब हम ये रवैये सोचते हैं, ये चीजें सोचते हैं, नताइज सोचते हैं, तो हमारे सामने कुछ नहीं आता और नतीजतन हम देखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी आए दिन बढ़ती जा रही है। अब आज के दिन की बात कर लें, अभी नवंबर दिसंबर की बात नहीं हो रही है, अभी अक्टूबर के अवाखिर चल रहे हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 तक पहुंचा हुआ है अभी की ताजा, जो कि इंतहाई खतरनाक हद तक ज्यादा है। 70-75 तक हो जाए तो वो अनहेल्दी शुरू होना हो जाता है। और यहां पर इन दिनों में, और जब सर्दियां आती हैं, शदीद सर्दी पड़ती है, तो फैसलाबाद का जो AQI है वो कमोबेश 400 से ऊपर ही होता है। और ऐसे में हम सांस भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, दूसरी बीमारियां, सांस लेने के मसाइल, आंखों में जलन, और जो बुजुर्ग हैं, बिलखसूस बच्चे हैं, उनके लिए तो जीना वैसे मुहाल हो जाता है। अब क्या है कि हम उस चीज को फील नहीं करते या उस चीज को उतनी संजीदगी से लेते नहीं है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन जो ऐसे मुआशरे हैं जहां पर उस चीज को समझा जा रहा है, उनके लिए तो ये चलती फिरती मौत है। वो देखते हैं कि आया फकत हम इस तरीके से जी रहे हैं या हम इसका सामना कर रहे हैं, हमारी नस्लों के लिए क्या होगा, कम से कम हम सामना कर रहे हैं उसका, तो हम ऐसे इकदाम कर जाएं, ऐसा कुछ कर जाएं कि जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बेहतरी की जानिब जाए। हमारे इकदाम ऐसे हों, वो इंडस्ट्री को लेके हों, वो हरियाली को लेके हों। और इसमें ये जो ये इकदाम या इनिशिएटिव्स है, ये कोई आपका महदूद लिमिटेड टाइम तक नहीं होने चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होने चाहिए, ये लॉन्ग टर्म होने चाहिए। और ये प्रैक्टिस हमें सिर्फ सर्दियों के दिनों में या मौसम की तब्दीली के साथ नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये प्रैक्टिस हमारी फजील पूरा साल होनी चाहिए, हम ताकि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, तो हमारे समर्स भी अच्छे गुजरेंगे और जैसे ही मौसम चेंज होगा तो एक खुशगवार तब्दीली आएगी, ना कि हर कोई इन्फेक्टेड होगा कि तबीयत खराब हो गई है, अब किसी को कोई और मसला है। तो इस तरह की चीजें अगर हमें करनी है तो हमारे इक़दाम भी देर पा होने चाहिए। देखें जीनत, जो कामयाब माशरे हैं वो अपनी प्लानिंग करते हैं पहले। बिल्कुल। देखें, हमने अगर गर्मी का मौसम है उसमें हमने चैलेंजेस को देखना है तो उसकी प्लानिंग अभी से होनी चाहिए। और जो आज का मौसम है इसकी प्लानिंग हमारी जून जुलाई में होनी चाहिए। बिल्कुल, कि हमने किस तरह से इन चीजों से बचना है। हाँ जी। तो आप ये देखें कि अब मार्केटों की अगर बात करें ना, तो जो सर्दी का कपड़ा है वो जून जुलाई में तैयार होना शुरू हो जाता है लूमों पे, मिलों में, कि जी ये सर्दी का सीजन आ रहा है, उसके लिए हमने कपड़ा तैयार करना, ऑर्डर भी तब होना शुरू हो जाते हैं जी। इस तरह से तो हम अपने कारोबार की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हम प्लानिंग क्यों नहीं करते। ये ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा तौर पर लोगों को इस हवाले से आगाह करें कि आपने किस तरह से माहौल को साफ रखना है। और जो माहौल को ख़राब कर रही है इंडस्ट्री, ये जिम्मेदारी है उनकी, तो उनको बताया जाए कि आपकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, आपको जुर्माने भी होंगे, आपकी मिल सील भी होगी, आपकी फैक्ट्री सील भी होगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कि आपका महकमा माहौलियात जो है वो एक
होम्योपैथिक अदारा है। वो उसका आप ये कह लें कि ना कोई फायदा है ना नुकसान है। वो बस खामोशी से बैठे हैं। आप यकीन करें, आप महकमा माहौलियात के ऑफिस में अली नारू गए होंगे, आप जाकर देख लें, वो बेफिक्र बैठे हैं दुनिया से। तो पता नहीं वो दुनिया में माहौल है। हाँ जी, मस्त माहौल, उनको कोई फिक्र नहीं। और आजकल के दिनों में तो उनको निकलना चाहिए। अगर आपने पहले प्लानिंग नहीं की तो आपको चाहिए कि आप आज के दिनों में तो निकल कर लोगों को रोक लें जो अभी भी पोल्यूशन फैला रहे हैं। आप अभी तो रोक लें उनको, लेकिन नहीं रोक रहे। ये हमारी जिले इंतजामिया को चाहिए। हमारे ये सवाल है कि अगर एक आम की बात कर रहा हूँ, एक आम शहरी है, अगर उसने देख लिया है किसी फैक्ट्री से धुआं निकलता, गाड़ियां धुआं छोड़ती, या कोई भी उसने ऐसी आग लगाने की कोई चीज देख ली है और उसने मुतल्लिका इदारे को कॉल करनी है, उसको पता है क्या नंबर है? कोई टोल फ्री नंबर हो, उसके इल्म में हो ऐसा? मजे की बात है कि हमारे यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हेल्पलाइंस मौजूद हैं, लेकिन आम शहरियों को पता ही नहीं है कि अगर वासा का कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ पे उनको कांटेक्ट करना है। अगर हमारे इदारे जिस तरह से माहौलियाती इदारे, तो उसका क्या कांटेक्ट। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फैसलाबाद में है भी, ये काम कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट का तो मतलब होता है जंगल, और जंगलात तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो लोगों को लगता होगा कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। माहौल में मौसम की तब्दीली तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को ऊपर नीचे कर देती है। बहुत सारी हमारे चेंजेस आते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि कंपल्सरी है, गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, खज़ां हो, वो है महंगाई। महंगाई का मौसम जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ना वो तब्दील हो रहा है, ना ही उसमें कोई खुशगवार तब्दीली आ रही है कि हमारे शहरी ये कह सकें कि अब मौसम चेंज हुआ है, अब थोड़ी महंगाई में कमी आई है, अब हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून है, रात भरी सांस आई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारी जिंदगी में, और उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि हमारे घरों की जो बुनियादी जरूरत है, आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, इन सब की कीमतों में कहीं ना कहीं इजाफा होता चला जा रहा है। आटे की ही बात कर ले तो घर में 3 वक्त बनने वाली रोटी का आटे की कीमत में भी 10 रुपए अगर इजाफा हो जाएगा तो लोग जो पहले ही बड़े खस्ता हाली और बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे लेकर बढ़ेंगे और किस तरह से अपना पूरा का पूरा सर्कल चलाएंगे। क्योंकि अब घर में अगर आटे की आप कीमत देखते हो तो लोग अब शायद अपने खाने पीने पे भी कट लगाना शुरू कर दें। हुकूमत तो मराद पे कट लगाएगी नहीं, लेकिन लोग शायद महंगाई के चलते हुए अपनी रोजगार कमाने के पहले उनको लाले पड़े हुए थे, लेकिन जो लोग कमा रहे हैं उन्होंने घर कैसे मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और ऐसी सूरत हाल में आए रोज आटे समेत दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें अगर हम देखते हैं तो अली वो आसमान को छू रही हैं और घरेलू खवातीन इससे परेशान है। घर से शुरू करेंगे, फिर घर से बाहर आए तो कारोबारी हजरात की तो ऑब्वियसली कारोबार बहुत ज्यादा, जब लोगों को महंगे दामों अशिया मिलेंगे तो शायद वो उसमें कहीं ना कहीं अपना हाथ खींचेंगे, कम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि बुनियादी ज़रूरत है तो उसको कतई तौर पर हम मुकम्मल तौर पर बायकॉट नहीं कर सकते। आटे की बढ़ती हुई कीमत ने लोगों को किस तरह से और उनकी ज़िंदगियों को मुतासर किया है? जीनत, इस बार जो रेट्स गंदम के तयन किए गए थे आगाज़ में और जिस तरह से गंदम खरीदी गई थी लोगों के जानब से, तो हमें नज़र आ रहा था, हम महसूस कर रहे थे कि इस बार जो आटे की कीमतें हैं शायद पिछले साल की निस्बत काफ़ी हद तक कम रहें और लोगों को कम अज़ कम जो आटा है वो सस्ते दामों मिल सकेगा। चूँकि बड़ी तादाद में गंदम की पैदावार है और इतने रेट्स नहीं लगाए गए सरकारी रेट भी, तो लोगों ने बड़ी पैमाने पर गंदम को खरीदा, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों की तो मौज होगी थी। और उसके बाद था कि चलो अब इनकी मौज हो गई है तो शायद आवाम की मौज इस तरह से हो जाए कि आटे की कीमतें नीचे रहें। लेकिन अब हाल ही में हमने देखा कि जो सरकारी सतह पर गंदम की कीमत है वो 2750 रुपये से 2800 रुपये के लगभग तयन किया गया, लेकिन वो भी बरकरार नहीं रह सकी गंदम की कीमत। और उसमें भी वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, यूँ कह लें कि मुनाफाखोर हैं, वो फिर सामने आए, अपने बैकफुट से बाहर आए और उन्होंने दिखाया कि जनाब हम अभी भी यहीं पे हैं, हम पीछे नहीं गए हैं। और उसमें से अचानक देखा कि हमने 400 रुपये का इजाफा हुआ और वो 2750 से 2800 से 3250 रुपये तक मार्केट में आ गई, जिसके बाद अचानक से हमने आटे की कीमत 1 महीने में ही, चक्की के आटे की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 महीने में ही 2 मरतबा इजाफा होता देखा। पहले 85 रुपये से 90 पे आया और फिर 90 से 10 का इजाफा हुआ और वो 100 रुपये फी किलो हो गया। अब होता ये है कि आटा एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमारे घर में कमोबेश 3 मरतबा तो एक दिन में इस्तेमाल होनी ही है। अगर उसका कोई मतबादल यूज़ कर रहा है
तो वो अलग बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर शहरी रोटी ही खाते हैं और आटे का इस्तेमाल हर घर में एक मतवाजन सतह पर होता ही है। और जब इसकी कीमत बढ़ती है तो हर खासो आम को महसूस होता है कि महंगाई ज्यादा हो रही है और जो उसकी कीमत है या यूं कह लें कि उसका रोजगार का जरिया है या जो भी उसकी कमाई है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है आटे की कीमत बढ़ने से। अब इसका कोई ये ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई हमने देखा हो कि ये तयन करना है किसी सरकारी एजेंसी ने या सरकार ने कि जनाब इतने रुपए फी किलो में आपने आटा बेचना है। एक एसोसिएशन बनी हुई है, वो जाती सतह पर देखते हैं कि गंदम इस रफ्तार से महंगी हो रही है, वो आटा उस रफ्तार से महंगा कर देते हैं। अच्छा, आटा महंगा होता है, उसके बाद तंदूर में मिलने वाली रोटी भी महंगी हो जाती है और साथ में जो दूसरी आटे से तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स हैं या मुतल्लिका प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बेशुमार बेकरी आइटम्स भी आती हैं, उनकी कीमतों में भी हमें अचानक से बड़ा इजाफा होने को मिलता है और बंदा देखता है कि यार आटे की कीमत बढ़ी है, ये बकिया चीजों को क्या हो गया है। और फकत इसीलिए हम जिस चीज को नोटिस करते हैं या उसको हम हुकूमत के सामने लाना चाहते हैं कि जनाब जो चीजें हैं आप कम नहीं कर सकते, आप कीमतें कम नहीं करने की कंडीशन में हैं, ऐसी महंगाई है तो आप उनको बढ़ने भी ना दें। और अगर बढ़ना भी है तो 1 से 2 रुपए का इजाफा, जिस तरह से आप कमी करते हैं ना चीजों में, उसी तरीके से फिर आप इजाफा भी किया करें। ये 10 रुपए का इजाफा और एक माह में दो मरतबा इजाफा वो समझ से बालातर होता है और आम शहरी तो हक्का बक्का रह जाता है जिसकी कमाई वही की वही है, जिसकी तनख्वाह वही की वही है, जिसका रोजगार वही का वही है, जिसके बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, जिसके गैस के बिल बढ़ते जाते हैं, जिसके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई का तूफान है। ऐसे में अशिया खुरनोश की कीमतें जो बढ़ना है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। और ना सिर्फ आटा, जब आटे से मुतल्लिक आप कल की बात ले लें, आप कल 3 से 4 दालों की कीमतों में 150-150 रुपए तक इजाफा हुआ है। और ये इजाफा किस तरह से हजम करना है आम शहरी ने, कैसे उसने गुजर बसर करना है, या तो आप ये बता दें कि उसने खाना पीना छोड़ देना है। बिल्कुल नहीं हजम होगा क्योंकि उसकी जिंदगी जितनी मुश्किल है और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया इन चीजों को, इस महंगाई के तूफान को डाइजेस्ट करना। और उससे बढ़ते हुए घर की जब बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं होती हैं तो आप ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। खाने पीने के लिहाज से तो जो रिस्क अल्लाह के साथ आपके लिए लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए आपको इतना ज्यादा परेशान होना पड़े, आपका ज़हनी तौर पर आप बहुत ज्यादा तनाव में, बहुत ज्यादा खिंचाव का शिकार हो जाए, तो ये एक बड़ी ही वर्स्ट सिचुएशन है जो वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही है। और जिस तरह से इस साल में हमने देखा था फजील कि गंदम के हवाले से बम्पर क्रॉप हुई और बड़ी अच्छी फसल रही, तो होना तो ये चाहिए था कि गंदम के हवाले से लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन जो शुरू के दिनों में गंदम के हवाले से जो किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तब तो गंदम भी सस्ती मिली, रोटी भी मिली तंदूर पे सस्ती, लेकिन अब उसके लग रहा है कि आफ्टर शॉक्स अब सामने आ रहे हैं। अब लोगों को पता चलेगा कि वो जो एक लिमिटेड टाइम के लिए एक रिलीफ था वो अब लॉन्ग टर्म में उनके सर पे महंगाई के तूफान की सूरत में गिरने वाला है। देखें ज़ीनत, अब मैं जो हमारी मैडम वज़ीर आला हैं मरियम नवाज, ये उनसे सवाल है कि अब वो कहाँ हैं। जब किसानों से गंदम खरीदनी थी, उन्होंने पूरा साल मेहनत की खेतों में, वो मट्टी के साथ मट्टी हो गए, उन्होंने दिन रात नहीं देखा और फसल पे मेहनत की। देखें, खेतों में जब कोई भी फसल उगाते हैं तो वो जो खेतों में पानी लगता है वो उसकी एक तरतीब होती है, हर किसी को टाइम मिलता है, एक हफ्ते उसका दिन के टाइम, एक हफ्ते रात के टाइम। तो वो उन्होंने दिन रात नहीं देखा, मेहनत की, लेकिन किसान ये रोते रहे कि हमारी मेहनत का सिला नहीं दिया जा रहा, गंदम हमसे सस्ती खरीदी जा रही है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि 3,900 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी, लेकिन यहाँ पर किसानों से 2500, 2600, 2200, 2300 मन में गंदम खरीदी गई है। और अब जब वो मुनाफाखोर जो वो स्टॉक करने वाले जो सारा माफिया था, उन्होंने खरीद कर जब अपने पास रख ली गंदम, अब वो महंगी बेच रहे हैं, तो कहीं भी आपको गवर्नमेंट के रेट नजर नहीं आ रहे। एग्जैक्टली कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा कि उस माफिया को कोई पकड़ सके। तो अब कहाँ हैं वजीर आला? बड़े दावे किए गए कि हम ऐसे कर देंगे, और ये सारा कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा पीटीआई की गवर्नमेंट में पंजाब में हुआ था। सही। ये सारा कुछ तब तो ब्लेम किया जाता था कि ये बुजदार को कि वो ऐसे नाकाम तरीन वजीर आला हैं। तो मैडम, आप भी नाकाम तरीन हैं। आपने पहले किसान का इस्तेहसाल किया, अब आप आवाम का इस्तेहसाल कर रही हैं कि आपसे एक जो माफिया है वो नहीं काबू में आ रहा, वो अब क्यों आवाम को लूट रहा है, वो क्यों सस्ती गंदम
अच्छा, इस खरीद कर हुकूमत की महंगी ये क्यों भी एक बेचें? बड़ी हमने अजीब बात देखी है कि जब कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती है, रिलीफ की बात होती है, तो तब तो सब फ्रंट लाइन पर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही लोग महंगाई का रोना रोते हैं, एहतजाज करते हैं, हड़तालें होती हैं, लोग स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, अपनी अपनी डिमांड सामने रखते हैं, मुतालबात रखते हैं, तो हुकूमत बिल्कुल खामोश होती है। हुकूमत की इस खामोशी की वजह क्या है? क्या कोई नई ट्रिक है कि वक्त को किस तरह से गुजारना है? क्या ये मसाइल का हल है? और अगर यही मसाइल का हल है तो इससे क्या वाकई मसले हल होंगे या नहीं? आने वाला वक्त, आने वाला ऊंट, वक्त में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये हम इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन वक्त की छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बढ़ती हुई महंगाई के तूफान ने हर किसी की कमर तोड़ दी है। शहरियों की जिंदगी मुहाल जीरन हो गई है। और पहले हम देखते थे कि 1000-1200 में आराम से लोग मटन का लुत्फ ले लेते थे, लेकिन अब अगर हम बात करें तो चिकन की कीमतें ही कंट्रोल में नहीं आ रही, आसमान से बातें कर रही हैं। और 600 तक कभी किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा कि चिकन, जो कि हर घर की जरूरत थी और हर घर इसे इजीली अफोर्ड भी करता था, बजट फ्रेंडली भी था, लेकिन अब ये भी लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। चिकन तो एक बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ, एक दाल की प्लेट भी अगर किसी को लेकर खानी पड़ जाए तो वो भी उसकी जेब अब इजाजत नहीं देती। उसके लिए भी आपकी जेब में 300 रुपए एटलीस्ट होने चाहिए ताकि आप दाल ला के या तो घर पे पका सकें, या अगर आप बाहर से खा रहे हैं तो आप अपनी रोटी और दाल लेकर एक वक्त का खाना खा सकें। तो 250 से 300 तक की ये एक है। और उसके बाद चिकन को हम देखते हैं और इसी ग्रेजुअली इसी तौर पर अगर हम देखें तो बाकी चीजों की भी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि हमारी जिंदगियों को बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं। क्योंकि खाना पीना तो अली किसी तौर पर भी, कतई तौर पर शहरी ना तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पीना ही है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे गवर्नमेंट के अगर देखा जाए मेहरबानियों से अब आम आदमी के लिए 3 वक्त की रोटी खाना भी जो है वो बड़ा मुहाल होता चला जा रहा है। लोग चाहते हैं कि चलो जो टाइम गुजर रहा है गुजर लें, एक ही टाइम में खा लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखा है जो कि पहले 3 वक्त का खाना खाते थे, लेकिन अब क्योंकि उनकी जेब इजाजत नहीं देती, घर से बाहर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि लंच टाइम में लंच को स्किप करके एक ही बार में डिनर किया जाए। तो लोग इस कदर मतलब इस तरह की बचत जब करने लगेंगे तो ये हुकूमत की कारकर्दगी की भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जीनत, ऐसा है कि जहां पर अब खाने पीने के लाले भी पड़ने लगे हैं और अशिया खुरनोश की कीमतों की वजह से हमारी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती जा रही है। जहां तक फूड आइटम्स की बात हमने जैसे कि पहले की है कि तकरीबन हर फूड आइटम ही दिन ब दिन महंगी हो रही है और किसी में भी हमें वाज़ेह कमी होती दिखाई नहीं दे रही है। चिकन का बात की आपने आगाज़ में, चिकन का ही आप ले लें कि गुज़श्ता 1 माह से अब 3 दिन कबल उसकी प्राइस चेंज हुई है। 1 माह में वो कमोबेश 594 रुपये फी किलो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक रहा है। 594 रुपये अगर वो सरकारी रेट लिस्ट पर है तो इससे मुराद ये है कि वो ओपन मार्केट में 600 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। वो 620 हो, 630 हो, 640 हो, लेकिन उससे कम में कहीं दस्तयाब नहीं होगा। अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर मुर्गी की कीमतों के ऐसे कौन से पड़ लग गए कि पूरे का पूरा सीजन हो, सीजन ना हो, उसकी कीमत ऊपर ही रहनी है। पहले तो हमें जिंदा मुर्गी उड़ती हुई दिखाई देती थी, अब तो जिबा होने के बाद भी वो बल्कि वो ज्यादा परवान ऊंची ले रही है। बिल्कुल, उसकी जो परवान है वो हैरानकुन भी है कि बगैर परों के और कैसे उड़ रही है। और जब ये सवाल हम किसी के सामने रखते हैं बिलखुसूस मार्केट कमेटी की जानिब से कि जनाब आप ये रेट लिस्ट मुसलसल जारी कर रहे हैं, इसका कुछ ख्याल भी कर लें, ये 594 रुपये पे ही अटका हुआ है, ये 3 दिन कबल अब 591 रुपये पे आया है, तो इसकी कीमत में कमी क्यों नहीं हो रही? क्या मामला है कि अब सीजन हो या आउट ऑफ सीजन हो कीमत एक जैसी ही रहती है? जैसे हम पहले देखते थे शादियों के सीजन में कीमतें ऊपर जाती थी, 1 माह बढ़ी, 2 माह बढ़ी और बाद में अचानक से नीचे आई और 100, 200, 300 रुपए का उसमें फर्क पड़ता था। 300 रुपए, 400 रुपए में चिकन अवेलेबल हो जाता था। अब देख रहे हैं आपने शादी के लिहाज से आपने बात की तो ये मेरे पॉइंट जहन में आया कि अभी तो वेडिंग सीजन भी जैसे तो पाकिस्तान में एक सीजन बन गया है, वेडिंग सीजन भी है, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि ये चिकन के रेट और भी ज्यादा बढ़ेंगे? नहीं, अभी जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का हालिया इजलास है उनका जो मौकिफ है वो तो ये है कि सोयाबीन का जो मामला था, इनकी जो फीड का मामला था वो काफी हद तक बेहतर हो गया है और उसका हमने मुतबादल निकाल लिया है। तो अब कीमतें इस कदर ज्यादा बढ़ेंगी तो नहीं, लेकिन बढ़ने से हमारी मुराद नहीं है, ये कम कीमत नहीं है 600 रुपए। आप इससे बढ़ना और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे कितनी ऊपर जाए, 1000 रुपए ऊपर चला जाए, क्या हो जाए? तो अब कीमतें नीचे आनी चाहिए। अब ये शादियों का सीजन है, 1-2 माह कीमत रहे, ठीक है, आप कम से कम इसको यहीं पे कंट्रोल कर लें, लेकिन अगर ये बढ़ती हैं
तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है और बाकायदा ये नलायकी है ज़िले इंतजामिया की, मुतल्लिका इदारों की, और साथ में पोल्ट्री एसोसिएशन को भी पकड़ना बनता है कि भाई चूज़ा आपको मुनासिब मिकदार में मिल रहा है, चूज़ा की कीमत सेम आपको मिल रही है, फीड आप कह रहे हैं हमारे पास अवेलेबल है, पोल्ट्री एसोसिएशन ने जो पैदावार है वो भी हो रही। या तो फिर हम कह सकते हैं कि फजील ये एक मसनूई महंगाई है जो की हुई है, और इस मसनूई महंगाई को इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लोग, शहरी और घरेलू सार्फिन जो कंज्यूमर है वो तो मुतासिर हो रहा है, कारोबार भी बहुत मुतासिर हो रहा है। जब लोग अफोर्ड ही नहीं करेंगे तो वो लेंगे ही नहीं। चिकन तो ऐसी चीज है कि जिसकी जेब इजाजत देगी वो लेगा, जिसकी नहीं देगा नहीं लेगी। देखें जीनत, ये मसनूई महंगाई जो है ये तो आपके मुआशरे में 70% यही होता है कि वो मसनूई महंगाई की जाती है। और अब तो यकीन करें कि जो मिसालें बनी थी ना पुरानी, वो भी ख़राब कर दी हैं लोगों ने। हाँ। कि चिकन या आप मटन या फिर बीफ, वो तो दूर की बात, चिकन जो है वो भी अब चिकन समझा जाता था कि हर नॉर्मल बंदा हाँ, जो है वो खा सकता है, लेकिन दाल जो है वो एक गरीब का खाना समझा जाता था। जैसे मिसाल थी कि दाल रोटी से गुजारा कर लेंगे हम, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अब दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है, मुश्किल हो, और रोटी के लिए भी हाथ फैलाना, हाँ वो भी हाथ फैलाना पड़ता है। और यकीन करें कि जो नारू ने बात की कि रेट लिस्ट पे और रेट होता है चिकन का और मिलता, मतलब कि आपका चेक एंड बैलेंस नहीं। हाँ। और जो मार्केट कमेटी है, लेकिन अगर सेहत के लिहाज से हम देखें तो दालें आप खाएं, बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बड़े अच्छे उसमें आपको फायदे आपकी सेहत के लिहाज से मिलते हैं। चिकन विचकन में क्या रखा है ताकि आपकी जेब पे भी भारी ना पड़े। दाल तो अब हर गरीब बंदा वो तो किसी ना किसी तरह से अफोर्ड कर ही रहा है, तो ये बड़े एक जरूरी चीज है, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। तो आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती दिया और हमारे साथ इतनी खूबसूरत गुफ्तगू का हिस्सा बने। हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा और मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहरी फैसलाबाद के मसाइल तो हम हमेशा से डिस्कस करते ही हैं, लेकिन ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो शहरियों को बहुत मदद फराहम करते हैं। अगर हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो ये हमारे माशरे में इस तरह से ये तंजीमें, ये सोशल वेलफेयर के इदारे ऐसे इदारे हैं जो कि ज़्यादा मुनाफा बख्श तो नहीं होते हैं, बड़े गैर मुनाफा बख्श और लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि कमज़ोर हों, जिनको जैसे मजदूर अफराद हैं, बच्चे हैं, तालीम के सेहत के हवाले से जिनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, बिलखसूस बड़ी उम्र के लोग जिनके लिए अपना जिंदगी का सर्कल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सोशल वेलफेयर का बुनियादी मकसद ऐसे तमाम कम्युनिटीज को, ऐसे तमाम लोगों को फैसिलिटेट करना है जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से मुख्तलिफ तरह की हडल्स और मुख्तलिफ तरह की परेशानियों और मसाइल में घिरे हुए हैं, उनको किस तरह से बेहतर जिंदगी दी जा सकती है, किस तरह से उनको फ्रंट लाइन पर लाया जा सकता है। सोशल वेलफेयर इदारे ये बुनियादी काम करते हैं, लेकिन जहां पर हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे इदारों को सपोर्ट करनी है, सोशल वेलफेयर को, जैसे ही बजटिंग की गई, माली साल 2024 और 25 का बजट मुख्तस किया गया, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स का फंड बढ़ाने की बजाय कम कर दिया गया। इस कम बजट की वजह से कितनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है सोशल वेलफेयर्स को और किस तरह से पूरा निज़ाम चल रहा है, कितनी मुश्किलात हैं अभी मौजूदा दौर में। अब किस तरह से अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए सोशल वेलफेयर्स किस तरह की हिकमत अमली को इख्तियार करेंगे और आने वाले दिनों में हुकूमत से उनका क्या मुतालबा है, या किस तरह की हुकूमती सपोर्ट या हुकूमती पॉलिसियाँ होनी चाहिए जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को और भी ज़्यादा मजबूत बना सके। इसी हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि जैसे सोशल वेलफेयर अपने खदमात पहले अंजाम दे रही थी, अभी भी वो लोगों को मजबूत करने के लिए, उनके लिए रोजगार की राहें हमार करने के लिए, तालीम और सेहत के हवाले से उनको बेहतर फैसिलिटीज देने के लिए जो पूरी की पूरी काविशें कर रही है, कोशिशें कर रही है, उसमें मुखय्यर हजरात एनजीओज का कितना किरदार रहता है और नए प्रोजेक्ट्स जो है वो कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। इस तमाम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आमना आलम, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, मौजूद हैं जाहिदा नाज, इंचार्ज सनतजार। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का। सबसे पहले मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सोशल वेलफेयर का मैंडेट क्या है और इसका आम शहरियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? अच्छा, ये इस तरह से देवा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 3 डायमेंशंस में काम करता है एक्चुअली जी। जिसकी पहली डायमेंशन है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो वो डायरेक्ट सर्विसेज या इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज हम उन्हें कहेंगे। इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो भी सोसाइटी का डिजर्विंग सेगमेंट है उस पर काम करता है, हमारे सारे अदारे। अब अदारों में आप देख लें कि मॉडल चिल्ड्रन होम हमारे पास,
एक ऐसा अदारा है जिसमें सिंगल पेरेंट बच्चे या ऑर्फन बच्चे डिजर्विंग फैमिलीज के वो हमारे पास रहते हैं। मॉडल चिल्ड्रन होम जो है वो डिपार्टमेंट उसमें आने वाले तमाम जो बच्चे हैं, ये 50 की कैपेसिटी का एक अदारा है और 6 साल से 18 साल तक के बच्चे हमारे पास होते हैं। और इनकी एजुकेशनल जो नीड है, स्कूल एजुकेशन, इनकी रिलीजियस एजुकेशन, इनकी डेली रूटीन में जो ग्रूमिंग होती है वो, और इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खुद करता है मॉडल चिल्ड्रन होम। फिर इन्हें ये रेजिडेंट होते हैं वहाँ पे, इनके खाने का, इनकी डाइट का, क्योंकि ये ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं तो इनकी डाइट को न्यूट्रिशन इस पे प्रॉपर जो है वो एक चार्ट लेके उसको फॉलो किया जाता है। और फिर डिप्टी डायरेक्टर और डिविजनल डायरेक्टर ऑफ एंड ऑन इसका इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होती है, वो मोस्टली ऑफ एंड ऑन उनका विजिट करते रहते हैं सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा अदारा है वो सनज़दार है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम। मैडम हमारे साथ मौजूद है, मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं इसमें माशाल्लाह, काफ़ी टाइम से कर रही हैं। ये बड़े नॉमिनल चार्जेस पे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो ख़वातीन को डिफरेंट ट्रेड्स में जो है वो ट्रेन करता है। और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी इस टाइम हम काम कर रहे हैं। हमारा कचरे बहबूद भी और हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनज़दार दोनों अदारे ही। और इसके अलावा फरोश दराज पे बच्चे अपनी हैंडमेड आइटम्स को भी सेल कर, इसको डिटेल में मैडम ज़्यादा अच्छा इंशाल्लाह ब्रीफ करेंगी। हमारे पास इसके अलावा दारुल अमान्स हैं जिसमें आपको लीगल एड दी जाती है, साइकोलॉजिकल एड दी जाती है, रिलीजियस एजुकेशन का ख्याल किया जाता है। ये भी एक रेजिडेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, ये भी एक बड़ा लंबा चौड़ा सा सब्जेक्ट है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में हमारे पास 60 की कैपेसिटी है, 2 कनाल जगह है हमारे पास, लेकिन इस टाइम हमारे पास जो करंट में है 42 ख़वातीन और मर्द हजरात जो हैं वो वहाँ पे उसके रेजिडेंट हैं। उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, उनका जो एक मंथली चेकअप होता है, पूरे कैंप्स लगते हैं। फिर उनकी डाइट का, क्योंकि आपको पता है बुजुर्गों और बच्चों की डाइट का थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। उनका जो है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इस तरह की चीज़ें ना बढ़ जाएं, उस न्यूट्रिशनिस्ट उस हिसाब से उसको फॉलो करवाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं नशीमन, स्किल डेवलपमेंट का अदारा है जो डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज उन बच्चों पे काम करता है ताकि वो किसी पे बोझ ना बने। और बहुत सारे फिजिकली जो बच्चे हैं हमारे पास, उन्होंने बड़ी अच्छी अर्निंग भी की है यहाँ से, वेल्डिंग के कोर्सेज सीख के और इस तरह के कंप्यूटर के छोटे मोटे कोर्सेज सीख के, तो वो अपना कुछ ना कुछ अर्न करते हैं और बर्डन नहीं वो बनते, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये एक बड़ा अच्छा अदारा, ये हमारी इंस्टीट्यूशनल या डायरेक्ट सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के इन लोगों को जो डिजर्व है। फिर आप दूसरी डायमेंशन की बात करें तो वो इनडायरेक्ट सर्विसेज हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। उसमें फर्स्ट पे हमारे MSSU आ जाते हैं, मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट्स जिन्हें हम कहते हैं। उसमें मेडिकल सोशल ऑफिसर्स हमारे तैनात होते हैं, ग्रेड 17 के असिस्टेंट डायरेक्टर्स या मेडिकल सोशल ऑफिसर THQ में भी और हर DHQ में, अलाइड 1 में, अलाइड 2 में। उसके साथ पेशेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ भी काम करती हैं और इनका काम जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा सा है। सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ सारे, उसके बाद फिर ये असेसमेंट बोर्ड कंडक्ट करवाते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसमें सेक्रेटरी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर, कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर होता है, ऑफिसर्स हमारे होते हैं और MSO होता है, टेप्टा के मेंबर्स होते हैं जो ये बताने के लिए कि फिट टू वर्क है या नॉट फिट टू वर्क है। ये एक फिर अलग बहस शुरू हो जाती है कि फिट टू वर्क को हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, नॉट फिट टू वर्क को हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। हिम्मत कार्ड भी इसी का ही एक हिस्सा था, आप कह लें इसको। उसके बाद ये लोग जब अजरा कर देते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का और उस पर जो कैटेगरीज आ जाती हैं फिट टू वर्क और नॉट फिट टू वर्क की, जो फिट टू वर्क है उसको हम 3% कोटे के अगेंस्ट डिफरेंट प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा है नॉट फिट टू वर्क, उसके लिए रिसेंटली हिम्मत कार्ड का अभी भी चल रहा है, बल्कि कुछ हिम्मत कार्ड रह गए हैं जो हम डिलीवर कर रहे हैं। और उसमें 10,500 रुपया समाही
हर उस शख्स को मिलेगा जो काम नहीं कर सकता, और उसके साथ हिम्मत कार्ड जस्ट लाइक ATM कार्ड। ओके आफ्टर 3 मंथ्स उसके अंदर 10,500 आ जाएगा, और जो मोबाइल नंबर उन्होंने उसमें दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज, जैसे हमारी सैलरी ट्रांसफर होती है तो हमें एक मैसेज आ जाता है कि आपकी इतनी सैलरी जो है वो ट्रांसफर होगी आपकी इस अकाउंट में। इसी तरह से उन्हें एक मैसेज चला जाएगा BOP की तरफ से, ये कॉन्ट्रैक्ट BOP के साथ है। वहां से फिर वो हर 3 महीने के बाद अपना वही हिम्मत कार्ड जस्ट लाइक ATM कार्ड फॉर PWD उसको वो ऑपरेट करेंगे और अपना वो 10,500 रुपए जो इससे कुछ उनकी मुश्किलात में कमी होगी, और ये CM का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और भी मजीद बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि स्टार्ट हुए, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन ज्यादा साहब से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि सनअतजार जैसे कि अपने नाम से ही है कि ये किस तरह से आपको हुनरमंद भी बनाता है, आपको आपके रोजगार की राहें हमवार करता है। तो पहले तो अपनी डोमेन के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप अगर हमारे देखने वालों को बता सके कि सनअतजार की अहमियत क्या है और इसका बुनियादी मिशन क्या है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा आपके साथ हाईलाइट कर सकें। सनअतजार बेसिकली जो है वीमेन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसका बुनियादी मकसद जो है ख़वातीन को रोज़गार बना के उनको हुनरमंद बना के इस लेवल पे लेके आना है कि वो अपनी फैमिली की अपनी सपोर्ट करके हमारी सोसाइटी का एक जो है यूज़फुल एज अ शहरी के तौर पे काम कर सके। बेसिकली इसमें जो है जब ये सनअतजार को डिज़ाइन किया गया तो इसमें ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर दोनों इसमें ऑप्शंस रखी गई, क्योंकि जिस ज़माने में सनअतजारों को लॉन्च किया गया उस ज़माने में इस तरह जैसे आजकल हैं हमारे कंप्यूटर के सैलून्स बने हुए हैं, कंप्यूटर सेंटर्स बने हुए हैं, IT के सेंटर्स बन गए हैं, डिफरेंट और ट्रेड्स जो हैं कोर्सेज प्राइवेटली शुरू हो गए हैं। तो वो उस ज़माने में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, तो वो सनअतजारों से ख़वातीन जो हैं वो आके काम भी लेके जाती थी और सीखती भी थी। अब भी सनअतजार जो है अपनी इसी 2 स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन। इसमें खूबसूरती इसकी सनअतजारों की ये है क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट के और बहुत सारे टेक्निकल और वोकेशनल वगैरह लाइक दिस जो है इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो कि ख़वातीन के स्किल देने के लिए बने हैं, लेकिन हमारे सनअतजार की खूबसूरती ये है जहाँ पे भी ऑल ओवर पंजाब में ये बने हैं तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सनअतजार जो है बना हुआ है, और कस्बे बहबूद भी है, मिनी सनअतजार है, सिलाई सेंटर इस नाम से ये काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम इसका दूसरा नाम है। बिल्कुल ठीक। तो इनकी खूबसूरती ये है कि ये ख़वातीन हर एज की हम खातून लेते हैं, हर वक्त हम एडमिशन करते हैं और हर एजुकेशन लेवल की लेते हैं। हम कोई बैच बना मिनिमम एज क्या होगी? मेरे पास जो है इस टाइम सनअतजार में हमारे पास 10 से 11 साल की बच्ची अच्छा, इतना अर्ली में टीन एज और में 55 प्लस की ख़वातीन, 65 प्लस की भी हमारे पास ख़वातीन जो है वो भी सीखने आती हैं, जो घर में फारिग हो जाती हैं बच्चों से, अब अपने छोटे पोते उनके साथ बिजी हैं, वो फारिग हैं, वो कहती हैं हम कुछ ना कुछ अपना स्किल जो है अपडेट। मतलब कि ये पूरे सोसाइटी के किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं है प्रोजेक्ट, इसमें खास आम हर कोई आ सकता है। ये सिर्फ खवातीन की ही बात कर रही हूँ कि खास आम हर कोई आ सकता है, अगर कोई हुनर सीखना चाहता है, खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहता है तो वो आ सकता है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपको इस पूरी की पूरी सनअतजार के अंदर कितने हुनर सिखाए जाते हैं, किस किस तरह के हुनर सिखाए जाते हैं, खवातीन का ज्यादा इंटरेस्ट किस जानिब है? इसमें जो है डिफरेंट सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा इतना फ्लेक्सिबल ये माशाल्लाह से सब्जेक्ट है कि हम इसमें जिस भी हुनर की, जिस स्किल की जिस टाइम ज़रूरत महसूस करते हैं हम इसमें वो लॉन्च कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत इसमें ट्रेंड है। कंप्यूटर के लिए बहुत बच्चियाँ आती हैं, सैलून्स बड़े अच्छे लेवल के बने, वो स्किल सीखने के लिए बच्चियाँ आती हैं। तो इस टाइम सनअतजार में हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। इसमें हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर ऑटोमेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ब्यूटेशन के हैं और स्किन केयर के कोर्सेज भी दिए जाते हैं। अच्छा। कुकिंग एंड बेकिंग है, स्टिचिंग के कोर्सेज हैं, फिर हम लोग जो है इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह, कैलीग्राफी, फाइन आर्ट भी सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं।
फिर आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो मतलब हम जिस तरह की सराउंडिंग होती है उसमें ज़रूरत महसूस करते हैं कि आजकल ये वाला जो ट्रेंड में जा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं हम उस स्किल को जो है वो स्टार्ट करें। बिल्कुल, और ये तो बड़े मज़ेदार सी डोमेन्स बताई हैं, बड़े मज़े के स्किल्स हैं और ख़वातीन आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं, कोई अपनी ब्यूटी को लेकर, कोई अपनी हेल्थ को लेकर, कोई अपनी वेट को लेकर। और अगर आपको एक ही छत तले बहुत सारे हुनर सीखने को मिले, चाहे वो IT इंडस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, स्टिचिंग करना चाहते हैं, सैलून बनाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं, स्किन केयर के हवाले से कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आपके मतलब के आपके मिजाज के मुताबिक हर कोर्स अगर आपको एक ही जगह मिल जाएगा तो इससे बेहतरीन और क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम कह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स किस तरह के आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, कोशिशों में लगे रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से खवातीन को खास तौर पर हुनरमंद किया जा सके। खवातीन के हाथ में हुनर होगा तो वो घर में बैठकर चार दीवारी के अंदर बैठ के घरों से बाहर निकले बगैर अपने घर को एक तो खुद मुख्तार बना सकती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है और उस टाइम को निकाल के एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है ताकि आप कोई ना कोई हुनर सीखें और खुद को खुद मुख्तार बना सकें। और सोशल वेलफेयर की जानिब से तो बड़े ही अच्छे और बड़े ही बेहतरीन शानदार प्रोजेक्ट्स लॉन्च करवा दिए गए हैं, जिसके चलते हुए हम सनज़ार के हवाले से जैसे बात कर रहे थे, बहुत सारे हुनर आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका लैंग्वेज कोर्सेज हो, चाहे वो आपके स्टिचिंग के हवाले से हो, सैलून के हवाले से हो, या डिफरेंट तरह के आप और कितने भी हुनर सीखना चाहें, IT से रिलेटेड सीखना चाहें, कंप्यूटर लिटरेसी एक इनका बड़ा ही खूबसूरत है, कंप्यूटर से रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें सीख सकती हैं, घर पे बैठकर ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। मैडम, इतनी खूबसूरती से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू में बात की कि इस साल का माली साल 2024 से 25 का जैसे ही बजट आया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के फंड्स को बहुत स्क्वीज कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया। तो कम बजटिंग के साथ किस तरह के इश्यूज हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं? नहीं जीनत, हमारे जो अदारे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हम इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज या डायरेक्ट सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसमें गवर्नमेंट ने हमें बजट मतलब दे दिया है, क्योंकि आपको पता है इसमें बुजुर्ग हजरात हैं या बच्चे हैं, तो उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हम लिख के भी भेजते हैं और सुना भी जाता है। इसमें DG सेक्रेटरी जो बहुत इस फॉरम पे हमें हेल्प आउट भी करते हैं। हाँ, जो हमारा सेकंड सेगमेंट है जिसे बैतुल माल कहा जाता है, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट, तो जो बैतुल माल है उसके बारे में ये है कि शायद फंड्स नहीं आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बैतुल माल काउंसिल इस टाइम डिसॉल्व हुई है, और जैसे ही वो दोबारा से नोटिफाई होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां बन जाएंगी, नोटिफाई हो जाएंगी। और बैतुल माल के बारे में एक चीज ये है कि हमने BM पोर्टल पे, जो बैतुल माल का एक पोर्टल है, वो ऑनलाइन कर दिया है। उसमें ये है कि हमारे पास अब मैनुअल एप्लीकेशंस नहीं आती। आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी बताना चाहूंगी लोगों की कि अब आप घर में बैठ के तो प्ले स्टोर से BM पोर्टल से आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं एक ऐप, तो उसमें जाके आप डिफरेंट उसके अंदर कैटेगरीज अप्लाई करना चाहते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी में जाके अप्लाई कर देंगे, अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है तो वो उसमें अप्लाई कर देंगे। इसमें अब ट्रांसजेंडर का भी एक वो रख दिया गया है, और ये रिसेंटली हुआ है। और एक सेगमेंट जो है वो NGOs का होता है कि हम एक NGO वाली कैटेगरी में भी, हम जो NGOs अच्छा काम कर रही हैं लेकिन उन्हें जरूरत है कुछ अमाउंट की, तो फिर वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ये सारा ऑनलाइन है, और इसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियर सा एक बड़ी शफाफियत आ जाएगी इसमें कि आप कोई पर्सनली कोई फेवर नहीं किसी को दे सकते जो वाकई ही डिजर्विंग है। इसका एक दूसरा फायदा ये है कि ये पोर्टल जो है ये बाकी दूसरी अदारों के साथ भी लिंक कर दिया गया। अगर एक पर्सन बिसप से भी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी का भी बेनिफिशियरी है और पंजाब बैतुल माल से भी पैसे ले रहा है, हाँ। तो जब आप उसका ID कार्ड उसके अंदर नादरा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है ID कार्ड, जब आप एंटर करेंगे तो वो ID कार्ड को पिक नहीं करेगा, उससे ये हमें पता चल जाएगा कि ये कहीं और से भी है, हाँ। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं, समटाइम ऐसे होता है एक ही पर्सन डिफरेंट अदारों से जो है वो बेनिफिट ले रहा होता है। एक पर्सन ऐसा है, वो बहुत सारे डिजर्विंग लोगों का हक मार लेता है, जो है वो बहुत पीछे चले जाते हैं। इस तरह अगर वो बिशप उसे कर रहा है तो सोशल वेलफेयर किसी दूसरे डिजर्विंग पर्सन को जो है
वो फैसिलिटेट कर सकता है, तो ये एक बड़ा अच्छा है। इसी तरह से जो हमारा DPIMS का सिस्टम है, डिसेबल पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको कहते हैं, और इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उसमें PWD का आइकन अगर आप क्लिक करेंगे तो आप घर बैठ के ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसी में ही आपको असेसमेंट की डेट भी मेंशन करनी चाहिए। आपने सिर्फ अपीयर होना है असेसमेंट बोर्ड के सामने, और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी ऑनलाइन ही होगा, और आप कहीं से भी इसका प्रिंट ले लेंगे। उस पर किसी किस्म के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, ना सेक्रेटरी DPMS के, ना आपको जरूरत है MS के सिग्नेचर की। उसके ऊपर एक QR कोड डिजाइन होगा हर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, फिट टू वर्क हैं, तो कहीं अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो सम टाइम ऐसे होता है कि वो वेरिफिकेशन के लिए दोबारा भिजवाया करते थे, और जब तक वेरीफाई हो के सर्टिफिकेट नहीं आता था उस पर्सन को एंटरटेन नहीं किया जाता था। अब आप वो जो QR कोड है उसके थ्रू ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जैसे हम फिट टू वर्क और नॉट फिट टू वर्क के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो हिम्मत कार्ड के अंदर भी ये दो कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं कि जो फिट टू वर्क हैं उनको तो कोटे के थ्रू कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट दे दी जाती है और उनके लिए रोजगार किया जाता है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फिट टू वर्क नहीं है, उनके लिए एक 3 मंथ का टाइम है जिसके बाद उनके ट्रांसफर, जैसे कि आपने पहले भी बताया था। अभी मजीद बहुत सारे लोगों को इसको समझने में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। क्या मिथ्स हैं जो आप तक पहुंचती हैं, क्या लोगों के अंदर डाउट्स हैं इस पूरी स्कीम को लेकर? हिम्मत कार्ड के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, कितने लोग अब तक इससे मुस्तफिद हो चुके हैं? जी, इससे ज़ीनत बड़ा फायदा हो जाएगा लोगों को जो पूछने के लिए आते हैं, और बहुत सारी एम्बिग्विटीज और थ्योरीज भी क्लियर हो जाएंगी। आपने रियली थैंक यू सो मच, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, इससे बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। उसमें इस तरह से है कि जब आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाता है तो 2 कैटेगरीज होती हैं, एक फिट टू वर्क, एक नॉट फिट टू वर्क की। फिट टू वर्क का तो आपको अंदाजा है कि वो जो नॉट फिट टू वर्क है वो एलिजिबल है हिम्मत कार्ड के लिए, फिट टू वर्क हिम्मत कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। पहली चीज तो ये बिल्कुल। तो फिट टू वर्क वाले जो हैं वो इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते, वो अपनी जॉब कर सकते हैं, और ये ज्यादा बेटर चीज है। अब नॉट फिट टू वर्क वालों का जब एक क्राइटेरिया ये पूरा हो गया कि वो नॉट फिट टू वर्क है, तो फिर सेकंड क्राइटेरिया ये है कि बिशप से उनका PMT स्कोर होता है जिससे ये पता चलता है कि ये पॉवर्टी के किस लेवल पे है। वो PMT स्कोर लेस देन 40 होगा तो फिर वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे। अगर लेस देन 40 नहीं होगा, मोर देन 40 का, तो फिर वो क्राइटेरिया पे पूरा रहेंगे। ये सेकंड क्राइटेरिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी अच्छी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और उनके लिए ये अमाउंट जो है बहुत ज्यादा माने नहीं रखती, तो ये उन लोगों के लिए है जो डिजर्विंग भी हैं, जिनका PMT स्कोर भी कम है और वो नॉट फिट टू वर्क भी है। तो ये वाली चीज है। फिर बहुत सारे लोग ये भी एक चीज है कि वो कहते हैं कि सारे ही लोगों को शायद मिल रहा है। फर्स्ट फेज में 65,000 ऑल ओवर द पंजाब सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। पहले ये एक फर्स्ट स्टेज पे इनको कार्ड डिलीवर हो चुके हैं तकरीबन। ठीक है। और सेकंड स्टेज पे अब जो है वो आगे से डाटा पिक करेंगे। PITB के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, BOP के साथ है। डिपार्टमेंट ने बड़ा इसमें काम किया, CM ने माशाल्लाह इसमें ये बड़ा बहुत जबरदस्त एक स्टेप है PWD इसके लिए। तो ये उसके बाद जो सेकंड फेज है, जो बाकी लोग हैं वो सेकंड फेज में। और सेकंड फेज में ये नंबर लोगों का बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा, या अभी इतनी ही नंबर्स के साथ, जैसे कि अभी आपने बताया कि इतने ही लोगों तक कार्ड पहुंच चुका है, सेकंड फेज में लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ा दिया जाएगा? वो इस तरह कर लेंगे ना कि जैसे इन्होंने मतलब फलां ईयर से फलां ईयर तक कभी सिलेक्ट कर लिया, उसमें तादाद ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है। अब 16 के बाद अगर आप डाटा उठा लेंगे 4 साल का, 5 साल का, फिर उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा है उसको डिलीवर कर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़्यादा साहब, जैसे कि बहुत सारी खवातीन आपके पास आती हैं और हुनर सीखती हैं, तो अभी तक अगर आप थोड़ा सा हमें अप्रॉक्सीमेटली बता सकें तो कितनी खवातीन हैं जो सनज़ार के साथ एसोसिएट होकर खुद को फाइनेंशियली खुद मुख्तार कर चुकी हैं, इंडिपेंडेंसी उनके अंदर आ चुकी है और अपने घर बैठ के कमा रही हैं? 6 स्टोरीज के बारे में। सनज़ार जो है वो बेसिकली 73 में इस्टेब्लिश हुए। उस टाइम से लेके आज तक हजारों का बल्कि लाखों का बन जाता होगा। लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, तो तकरीबन 7,000 का जो फिगर जो है हमसे सीख के आप तक जो है वो जा चुका है। एवरेज जो है हमारी इसी तरह हर साल में तकरीबन 400 to 500 के करीब जौन सा है फिगर आता है। उसमें सिर्फ कोविड का एक टाइम था जब ये बंद हुए, जिसमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगी है। अदरवाइज जो है बहुत सारी खवातीन जो हैं वो कुछ अपना सीख के, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ ग्रूम करने के लिए खुद को आ रही होती हैं, सैलून चला रही होती हैं, सीख रही होती हैं,
सीखी हुई होती है, अब उसको उन्होंने थोड़ा सा और ग्रूम करना है अपने बिल्कुल आप को। सही। तो वो ऑलरेडी वो उनके चल भी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से आने के बाद से वो ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से चलाते हैं। तकरीबन जो है मेरी इस एज के सिर्फ सैलून की जो बच्चियाँ हैं हमारे पास 250 का फिगर है, जो कि अपने सैलून इस टाइम हाँ, बना के किसी ना किसी, सिर्फ सैलून का मैं आपको फिगर दे रही हूँ। अदर देन हमारे जो है ऑनलाइन बच्चियाँ काम कर रही हैं, और जो ऑनलाइन वर्किंग किसी ना किसी फाइन आर्ट में, प्रिंटिंग में, क्राफ्टिंग में, क्रोशिया वर्क में भी, जैसे बहुत सारी बच्चियां ऑनलाइन सेलिंग करती हैं, वो अदर देन फिगर है ना। और स्टिचिंग यूनिट्स भी बनाए हुए हैं बच्चियों ने अपने। तो मतलब मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है आप कहीं इसके लिए आप यहाँ से कोई कोर्सेज करके अपनी जॉब करें, अपना यूनिट खोलें। अगर आपकी फैमिली आपसे सपोर्ट हो रही है, आप क्या सैलून में अब देखें कितना महंगा है आजकल जाके तैयार होना करना, तो एक बच्ची अगर स्किल्ड होके अपने घर वालों को अपनी सर्विस दे रही है, तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत बेनिफिशियल है। आप स्टिचिंग कर रही हैं, आपके पैसे बच रहे हैं बजाय बाजार में जाने के, तो वो भी एक फैमिली की हेल्प है, वो भी सपोर्ट है मेरा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सनतकार सिर्फ हुनर सिखाता ही है या ऐसे प्लेटफॉर्म्स तक भी खवातीन को पहुंचाता है जहां पे वो अपना प्रोफेशनली अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं? जी, हमारा जो सेगमेंट मैंने आपको बताया, हमारा प्रोडक्शन का भी मतलब प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर, दोनों हम उस पे काम कर रहे हैं। हम जो है इंडस्ट्रीज के साथ कोशिश करते हैं, जैसे सैलून का तो हम बच्चियाँ, बहुत सारी बच्चियाँ हम जो है जो रनिंग सैलून्स हैं उनकी तरफ भी फॉरवर्ड करते हैं। बिल्कुल सही। और स्टिचिंग की जो बच्चियाँ हैं, हमारा बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ हमारा अपने तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे अभी कोई बहुत बड़ी सपोर्ट हमें इस सिलसिले में नहीं मिली है, लेकिन हम अपने तौर पे जितनी पर्सनली या किसी हमारे रेफरेंसेस से, मैडम बहुत हमें माशाल्लाह से ऑफिस से भी हमें बहुत सपोर्ट हासिल है, तो लाइजोन रहता है इनके साथ भी। तो इस तरह के रेफरेंसेस यूज करके हम इंडस्ट्रीज में इंटरलूप में जैसे बच्चियां हमारी मतलब जाती हैं, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी स्टिचिंग की बच्चियां जो हैं इस तरह भी हम फॉरवर्ड भी करते हैं। ऐसे तो फिर बहुत सारी इंडस्ट्री से खुद भी कॉल्स आती होंगी कि ये रिक्वायरमेंट है, अगर कोई स्किल्ड लेबर या स्किल्ड आपके पास स्टाफ है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर उनको रेफर किया जाता है। तो ये लिंकेज तो बड़ा खूबसूरत है, इससे तो मजीद बहुत सारी हम जितनी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं उसको क्रिएट कर सकेंगे। और बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात ये है कि अगर हर खवातीन की अगर हवाले से बात करें, लड़की चाहे बहुत कम एज में है या बहुत बड़ी एज की, हमारी जैसे कि हमारी अम्माएं हैं, हमारी दादी हैं, वो भी अपना वक्त को कहीं यूटिलाइज करके फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और सनतकार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और बेहद खुशी होती है जब खवातीन अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, क्योंकि अगर आप मजबूत हैं, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी डिसीजन मेकर बन सकती हैं। बहुत बार हमारी खवातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस वजह से कोई फैसला नहीं कर पाती हैं कि वो फाइनेंशियली डिपेंड कर रही होती हैं, किसी ना किसी पर रिलाई कर रही होती हैं। ये गलत बात नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, हर फैमिली का अपना एक मैकेनिज्म है। अच्छी बात है कि आप घर की खवातीन को फैसिलिटेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कोई ना कोई हुनर आपके हाथ में जरूर होना चाहिए। जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स में कब, कहां, कैसे आपका हुनर आपके लिए एक सर्वाइवल मूव बन सकता है, ये किसी को नहीं पता। तो अपने वक्त को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने वक्त को अच्छी जगह पे अच्छे इदारों के साथ एसोसिएट करके लोगों की खिदमत कीजिए, ताकि अल्लाह ताला जैसे आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम और नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि हमने हिम्मत कार्ड के हवाले से बात की। इसी तरह से धी रानी प्रोजेक्ट का भी आगाज हुआ है, जो कि बड़ा खूबसूरत है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये जो इनिशिएटिव लिया गया, इससे कितनी फैमिलीज मुस्तफीद होंगी, कौन कौन लोग इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे, कितनी फैमिलीज एलिजिबल होंगी, क्या क्राइटेरिया होगा, इसके हवाले से पूरी ब्रीफिंग तो हमें आमना साहिबा बता सकती हैं। मैडम बताइएगा कि पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कितनी फैमिलीज इससे मुस्तफीद होंगी। आज के दौर में बेटियों की शादी करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि जहेज की वजह से, डिफरेंट तरह की हमारी खुद की बनाई हुई सोशल रवायात की वजह से लोगों के लिए बेटी ब्याना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे में धी रानी प्रोजेक्ट कैसे लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा? देखिए जीनत, पहले तो जो हिम्मत कार्ड का आपने जिक्र किया, बड़ी इसमें डिटेल डिस्कशन हुई, एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट जो PWDs के लिए, उसके फौरन बाद एक दूसरा एक प्रोजेक्ट
बड़ा सीएम की तरफ से बड़ा शानदार आया। अभी ये स्टार्ट, अभी इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट हो रही हैं। 21 तारीख से, इस मंथ की 21 तारीख से एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो गई थी और 5 नवंबर तक ये जाएगी। मतलब जो फर्स्ट डेट उन्होंने दी है डेडलाइन, इसमें बाद में कोई एक्सटेंशन भी कर दी जाए, लेकिन अभी 5 नवंबर इसकी डेट है। उसी हवाले से कमेटीज भी इस टाइम उन्होंने फॉर्मेशन भी भिजवा दी है जो आ गई है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में लोकल गवर्नमेंट का एक पर्सन, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इसका मेंबर होगा और स्पेशल ब्रांच से एक पर्सन होगा। ये 4 लोगों की फॉर्मेशन जो है वो हमने करके देनी है हर तहसील लेवल पे। और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद इसको तहसील वेरिफिकेशन कमेटी का नाम दिया गया। ये तहसील वेरिफिकेशन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि ये डिजर्विंग हैं आया कि ये डिजर्विंग नहीं है, क्या क्राइटेरिया इसमें हम जो है वो मेंशन किया बस पे पूरा उतर रहे हैं। फिर वो एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पोर्टल पे चली जाएंगी और वहां से ही ये लाहौर की तरफ जाएंगे। लाहौर में एक और कमेटी जो है पंजाब लेवल की, उसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और उसमें हमारे मिनिस्टर साहब सुहेल शौकत भट्ट साहब, इसके अलावा हमारे डीजी साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, वो एक पूरी कमेटी में हैं और फिर वहाँ पे ये डिसाइड होगा कि ये इस क्राइटेरिया पे पूरा है, फॉल हो रहा है। अभी ये नया प्रोजेक्ट है, अभी फिलहाल जो है अभी एप्लीकेशंस ऑनलाइन जो हैं वो लोग जमा करवा रहे हैं। इसकी ऐप भी मेंशन है, ये न्यूज़पेपर्स में भी आया हुआ है, सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है। तो ये क्यूमुलेटिव मैरिजेस का एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है। अभी किसके बाद जो है वो हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी इस पे फॉर द डिस्ट्रिक्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इसमें कौन कौन सी फैमिलीज, कोई स्पेसिफिकली कम्युनिटीज रखी गई हैं या अभी तक जो चीजें हमारे सामने है, हाँ जी, वो 18 से 40 साल की उम्र एक रख दी एज लिमिट। 18 से 40 साल की खवातीन जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं जिनकी शादी है। फिर इसमें भी जैसे हिम्मत कार्ड में पीडब्ल्यूडी को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, इसमें भी पीडब्ल्यूडी के लिए एक है कि अगर कोई मजदूर फर्द है उसकी बेटी की शादी है तो उसको ज़्यादा मतलब इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। बिल्कुल, ये एक दूसरा मतलब ये इसमें चीज़ है। बाकी 1 लाख तक की सलामी और इसमें जो हम जहेज का वर्ड तो नहीं इसमें यूज करेंगे, ये आप गिफ्ट इसको कह लें कि जो रोजमर्रा लाइफ में हमारे हम चीजें यूज करते हैं, अपने घरों में भी करते हैं, तो उसमें पूरी कोशिश की गई है कि वो तमाम चीजें जो हैं वो एक खातून को प्रोवाइड की जाएं ताकि शादी के बाद उसे इस तरह के मसाइल ना फेस करने पड़े या फाइनेंशियली उसको बहुत ज्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े। जब इंसान एक अपना सेटअप स्टार्ट करता है नया तो उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से एक गिफ्ट की फॉर्म में उन्हें दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये बड़ा खूबसूरत, उसका नाम बड़ा खूबसूरत है, धीर रनिंग प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुनते ही एकदम से ना आपको वो एहसास है, एक आपको इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी आती है। और इस प्रोजेक्ट में भी क्या कोई नंबर रखा गया है कि कितने 10,000 फैमिलीज होंगी, 15 होंगी या अनलिमिटेड इसमें एप्लीकेशंस आएंगे और उसमें से सिलेक्टिव लोग लिए जाएंगे? हाँ जी, ये 21 तारीख तक अभी तो एप्लीकेशन ही आएंगे, उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे कि कौन से लोग जो हैं वो इसमें क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं और फिर उनको जो है वो दे दिया जाएगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जैसे कि गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, बहुत सारी हमारी कम्युनिटीज, सोशल कम्युनिटीज हैं, वो भी बड़ा हिस्सा इसमें अपना रखती हैं कि किसी न किसी तरह से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम किया जाए। तो अब सनाज़ार इतना खूबसूरती से काम कर रहा है तो जाहिर बात है कि बंदे की तो काविश नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो हमारे ट्रेनर्स हैं, चाहे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ट्रेनर्स का इसमें कितना इंपॉर्टेंट किरदार रहता है और जितने भी लोग सिखाते हैं, सीखने वाले तो आते ही हैं लेकिन सिखाने वालों के लिए भी हुनरमंद होना, टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना, उनके ट्रेनिंग सेशंस होना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ट्रेनर्स का क्या क्राइटेरिया है, ट्रेनर्स किस तरह से रखे जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं? और अगर हमारी कम्युनिटीज़ आके आपके साथ काम करना चाहें, कोई भी ऐसा वेल नाउन या वेल ऑफ फैमिली है जो कहती है कि हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई स्कोप है इसमें? जी जीनत, इसके लिए पॉलिसी है बाकायदा हमें जो फॉरवर्ड की गई है हमारे हेड ऑफिस की तरफ से, निजी सेक्रेटरी की तरफ से। हमारा PC1 बाकायदा बना हुआ है, पॉलिसी है, इनका क्राइटेरिया फिक्स है। जो हम यहाँ पे हायरिंग करते हैं, हमारी हायरिंग होती है परसेंटेज पे, ठीक है। अदरवाइज तो ये ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फेज 4 की वजह से ऐसे होता है। अदरवाइज तो जहाँ पे जिन सनाज़ारों में क्राफ्ट सुपरवाइजर अवेलेबल हैं वहाँ भी आमतौर पे कम ही हायरिंग की जाती है।
लेकिन ज़्यादातर पंजाब के जो हैं वो क्लास सुपरवाइज़र की सीटें खाली हैं। इस वजह से प्राइवेट हायरिंग की जाती है, लेकिन इसके लिए बाकायदा हमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। हम बाकायदा उसको अपना एडवर्टाइज करके अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू, उनका बाकायदा टेस्ट, सारी चीज़ों के बाद हम अपनी हायरिंग करते हैं। परसेंटेज उसकी जो हाईली होती है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आपका ट्रेनर अच्छा नहीं होगा, ये तो एक पेट सी बात है कि वो आपकी स्ट्रेंथ को कम भी कर देगा, ज़्यादा भी कर देगा। बिल्कुल। अगर ट्रेनर खुद स्किल्ड नहीं है तो वहाँ से वो आपको उल्टा आपके इंस्टीट्यूशन के लिए ज़्यादा नुकसान का बायस होगा कि वो बच्चियाँ, मैंने क्योंकि यही देखा है, अगर आपका सिखाने वाला अच्छा है तो वो खुद ब खुद आपकी स्ट्रेंथ खींच लेता है, आपकी बच्चियाँ आपकी तरफ अटेंटिव हो जाती हैं। दूसरा यहाँ पे हमारी मैं आपको और भी थोड़ा सा सनाज़ार के बारे में बताती चलूँ। हमारे ऑर्डर वर्क का जो सेगमेंट है वो साइड बाय साइड चलता है सनाज़ारों में। आमतौर पे हम जो है कोशिश करते हैं कि ख़वातीन अपने तो यहाँ पे आके हमारे स्किल सीख ही रही हैं, लेकिन जो खातून घर में भी बैठ के हमें काम करके देना चाह रही है, स्किल्ड है, हम उसका पहले टेस्ट लेते हैं। आमतौर पे स्टिचिंग की औरतें ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होती हैं, या कुकिंग की, बेकिंग की, या क्रोशेट वर्क की, या कुछ भी किसी भी स्किल। ज़्यादा साहब मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी और हम बड़ी डिटेल में जानेंगे कि घर बैठी खवातीन किस तरह टेस्ट का हिस्सा बन सकती हैं, कैसे अप्लाई कर सकती हैं और किस तरह से सनाज़ार उनके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करते हैं ताकि वो फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट कर सकें। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एचएन। बहुत सारी खवातीन घर बैठे कमाना भी चाहती हैं, घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहती हैं और हुनरमंद होना तो सबके लिए बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने आप सबके ज़ात में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर रखा हुआ है। अगर हम डिसेबल पर्सनस की भी बात करते हैं तो अगर कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई कमी है तो वो किसी बहुत अच्छी चीज़ में, बहुत हैवी पावर उनके अंदर होती है। कुदरती तौर पर यूनिवर्सल रूल है कि आपको कोई अल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त पावर देते हैं, बहुत ज़बरदस्त हुनर होता है जो आपका एक कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत शाइन कर रही होती है और उसी के बेसिस पर आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। कोई किसी का मोहताज नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा इंसान अगर देखे तो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है जब अल्लाह का साथ हो और आपके पास बहुत सपोर्टिव कुछ लोग और कुछ इदारे मौजूद हों तो आपके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। और जैसे सनाज़ार के हवाले से हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले, कि ऐसी खवातीन जो कि फिजिकली आ सकती हैं, ट्रेनिंग सेशंस का हिस्सा बन सकती हैं, उनके लिए तो वार्मली वेलकम करते ही हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी खवातीन जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से, अपने घरेलू बहुत सारे मसाइल की वजह से, या घर में हर घर का माहौल अलग होता है, उस माहौल की वजह से अगर घरों से बाहर नहीं निकल सकती तो ज़ाहिदा साहबा फिर किस तरह से सनाज़ार उनकी मदद करता है, कैसे घर पे बैठी वो खवातीन टेस्ट का हिस्सा बन सकती हैं और अपने आप को खुद मुख्तार बना सकती हैं। जी जीनत, मैंने आपको बताया कि सनाज़ार का एक पार्ट है हमारा एक सेंटर वर्क और ऑर्डर वर्क। ये दो सेगमेंट्स जो है हमारे साइड बाय साइड चलते हैं ट्रेनिंग के साथ साथ। जी, उसमें ऑर्डर वर्क में हम ऐसी खवातीन जो कि ट्रेंड हैं और काम करना चाह रही हैं लेकिन हमें टाइम नहीं दे पा रही हैं, अगर उनके पास इस लेवल की एक्सपर्टी है, जैसे हम किसी भी मार्केट से हम काम लाते हैं या हम अपना काम भी उनको दे सकते हैं, अगर उनकी एक्सपर्टी है तो हम कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लेते होते हैं कि वो वंस अ वीक या 15 डेज के बाद से अपना काम यहाँ हमसे ले लें, किसी न किसी सोर्सेज से उन तक अपना काम पहुँचा दें और वो हमें बल्क में बैठ के सीखे वो चीज़ें प्रिपेयर करके दे दें। इसमें कुछ भी ऑर्डर वर्क, इसको हम ऑर्डर वर्किंग का नाम देते हैं। इसमें इनकी वेजेस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से तय होती हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन इनकी वेजेस जो हैं वो तय की जाती हैं। अगर तो आपका बल्क में काम है उस हिसाब से उनकी वेजेस होंगी। अगर आपका कुछ इंटीरियर का काम है या क्रोशेट वर्क का काम है या कुछ इस तरह आर्टिकल के अकॉर्डिंग उनकी वेजेस तय करके तो हम उनको घर में बैठे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो सेंटर वर्क है उसमें भी खवातीन इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बैठ के जो अवेलेबल वर्कर्स हैं वही काम करें, लेकिन अगेन वो भी हमारे काम जो हैं वो अपने घर में बैठ के हमें डिस्पोज ऑफ करके दे सकते हैं, क्योंकि सनाज़ार का एक पर्पस जो है वो सेल भी है, मार्केटिंग भी हमारा ही पार्ट है। इसमें हमारा एक डिस्प्ले सेंटर भी मौजूद है डिफरेंट लेवल्स पे। अभी जैसे पिछले दिनों हमारी पिछली जो है
अथॉरिटीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेन किया। अभी भी हमारी एग्जीबिशन आ रही है, एक्सपो में, एम्पोरियम में भी हम अपना डिस्प्ले कर चुके हैं, लाहौर की डिफरेंट उसमें। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी एग्जीबिशंस होती हैं, सनज़ार की जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो क्राफ्टिंग है वो डिवीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे। फिर लाहौर में जो आपकी एक्सपो वगैरह एम्पोरियम में, उसमें भी हमारे डिस्प्लेज जो है जाते हैं, तो वहाँ पे भी ख़वातीन की बनी हुई चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं। बिल्कुल। इसमें जीनत एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूँ, मैडम ने जिस तरह से बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होती है इसमें, और डीसी साहब जब यहाँ पे जब भी आपको पता है ये जश्न बहारा स्टार्ट होता है तो स्टॉल्स लगते हैं, तो उसमें सनज़ार और कसरे बहबूद के स्टॉल को एक बड़ी वेटेज दी जाती है, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें होती हैं। फिर जो यूनिवर्सिटीज़ लगाती हैं अपनी बच्चियों की प्रोडक्ट्स, उसके साथ भी हमसे ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे भी अपना जो है वो 2-3 स्टॉल्स लें। मैडम के स्टॉल्स माशाल्लाह कसरे बहबूद के और मैडम के स्टॉल्स बड़े खूबसूरत होते हैं, और वहाँ पे चीज़ें सेल आउट भी होती हैं, बच्चियाँ बड़ी मेहनत से बनाती हैं। और इस तरह के डिस्प्लेज और इस तरह की एग्जीबिशन, इस तरह के प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं खवातीन को, ताकि वहाँ पे वो अपना हुनर दिखा सके, वहाँ पे वो बता सके कि वो कितनी टैलेंटेड हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसे हैं जो कि रूटीन में घर में हांडी रोटी और बच्चों को संभालना, फैमिलीज को मैनेज करना, लेकिन उनके अंदर की जो सलाहियतें हैं वो कहीं दब जाती हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी सलाहियत है तो उसको बाहर लेकर आएं, उसमें निखार पैदा करें, ताकि ये जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल नीड है तभी आप करें। आप खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, अपने स्किल्स को अच्छे से पॉलिश करने के लिए भी सब काम कर सकती हैं, और उसके पास आपके पास सनज़ार जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मौजूद है। थैंक यू सो मच का हिस्सा बने, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस के साथ इतनी खूबसूरत बातें शेयर की। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बशर्ते जिंदगी, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।